अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक ऐसे मुल्क की सैर कराने लेके जा रहे हैं जो कि आजकल दुनिया का एक अमीर तरीन मुल्क कहलाता है, मगर आज से तकरीबन 52 साल पहले ये मुल्क दुनिया के गरीब तरीन मुल्कों में शुमार होता था और इस मुल्क का नाम है कतर। ये एक जजीरा नुमा मुल्क है जो कि एक जजीरे पे वाक़या है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ये मुल्क कैसे इतनी गरीबी से निकलकर दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शामिल हो गया। तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए जानते हैं कतर के बारे में। तो नाज़रीन, कतर जिसका फुल ऑफिशियल नाम है स्टेट ऑफ कतर और ये 11,627 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 198 नंबर का मुल्क है। तो नाज़रीन, कतर अपने आसपास के ममालिक से बहुत ज्यादा अमीर है, तकरीबन दुनिया का ही अमीर तरीन मुल्क है क्योंकि इसकी पर कैपिटा इनकम $1,28,000 जो कि अमेरिका, सिंगापुर और इवन पड़ोसी अरब ममालिक जैसे कि यूएई और सऊदी अरेबिया से भी कहीं ज्यादा है। यहाँ पर काफी ज्यादा शॉपिंग मॉल्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और गाड़ियों के तो ये लोग काफी ही ज्यादा शौकीन हैं। यहाँ पर आपको रोडों पे अच्छी और सबसे दुनिया की सबसे कीमती गाड़ियां नजर आएंगी। इसीलिए कतर को मिडिल ईस्ट का वेगस भी कहते हैं। मगर नाज़रीन, कतर हमेशा से ऐसा नहीं था। अगर हम कई साल पीछे चले जाएं तो कतर में सिर्फ और सिर्फ एक तपते हुए सिरा के अलावा कुछ भी नहीं था, जिसमें गुर्बत, भूख और बोरियत के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं था। तो फिर आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि फिर जब इतना सब कुछ होने के बावजूद ये कंट्री इतना चेंज किस तरह हो गया, यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि ये एक गरीब मुल्क से एक अमीर मुल्क बन गया। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसके पीछे एक कहानी है जो कि बाकी अरब कंट्री से डिफरेंट है, उनकी कहानियों से डिफरेंट है। हर अरब कंट्री की एक अलग अलग कहानी है और कतर की भी एक अलग कहानी है। तो नाज़रीन, कहानी शुरू होती है 1916 में, जब कतर के अमीर जिनका नाम अब्दुल्ला अल सानी था, उन्होंने एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ एक टीटी साइन की, एक मुआहिदा साइन किया। उस मुआहिदे में ये लिखा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कतर को हर जमीनी और समुद्री हमले से बचाएगी और बदले में अगले 25 साल तक कतर ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा रहेगा और कतर से निकलने वाले हर नेचुरल रिसोर्स में ब्रिटिश का हिस्सा होगा, चाहे वो गैस हो, ऑयल हो, पेट्रोल हो, जो भी हो, उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का हिस्सा होगा। तो नाज़रीन, 1940 में कतर में सबसे पहली ऑयल फील्ड दरियाफ्त हुई और 1960 तक उस पर काम किया गया। उसमें से पेट्रोल निकालने के तरीके देखे गए और उसमें से पेट्रोल किस तरह निकालें, इस सारे प्रोसेस पे 1940 से लेके 1960 तक काम किया गया और काफी हद तक पेट्रोल निकल आया और कतर उसको सेल करने लग गया। उसके बाद 1970 पे शेल कंपनी ने कतर का एक सबसे बड़ा खजाना दरियाफ्त कर लिया जो कि नॉर्थ फील्ड में था, दुनिया की एक सबसे बड़ी नेचुरल गैस फील्ड। मगर उस टाइम पे गैस इतनी कोई यूज करता नहीं था और उसका कोई इतना स्कोप नहीं था जितना पेट्रोल का था और इतना प्रॉफिट गैस में नहीं था। और कतर जो है वो गैस इस्तेमाल करने वाले कंट्री से काफी दूर भी था। जैसे कि आप मैप में देखें, कतर और बाकी मुल्क काफी दूर दूर हैं। उसके बाद 1971 में कतर को ब्रिटेन से आज़ादी मिल गई। जो उन्होंने मुआहिदा तय किया था वो खत्म हो गया, ठीक है, आज़ादी मिल गई। मगर उसके बाद भी कतर के हालात कुछ खास नहीं बदले। मगर जब गेम चेंज हुई तो वो साल था 1995, जब हमाद बिन खलीफा अल थानी ने बगावत करके कतर की हुकूमत का तख्ता उलट दिया और कतर का अमीर बन गया। तो तख्ता पलटने के बाद कतर के अमीर ने कतर की गैस पे फोकस किया कि यार कतर की जो गैस है वो दूसरे मुल्कों तक कैसे पहुंचाई जाए और पैसे कैसे कमाए जाएं। तो कतर के अमीर ने एक गैस लिक्विफिकेशन टेक्निक पे रिसर्च की और उसको कतर लेके आया। असल में गैस लिक्विफिकेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें गैस को -161 डिग्री पे ठंडा किया जाता है ताकि वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, गैस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और उसे हम टैंक्स में फिल करके दूसरे मुल्कों पे बेचा जाए। तो कतर ने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट जो थी वो इसी गैस लिक्विफिकेशन टेक्निक पे फेंक दी, इसी में डाल दी और यही बात है कि आज कतर LNG का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। सबसे ज्यादा गैस ही कतर से एक्सपोर्ट होती है। तो नेचुरल रिसोर्सेज तो काफी मुल्कों में हैं, मगर उनसे आने वाला पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट करना ये एक मेन चीज है। कतर ने 2005 में कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के नाम से एक कंपनी बनाई जिसका मकसद था तेल से और गैस से आने वाले पैसे को पूरी दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ बिजनेसेस पे इन्वेस्ट करना। और यही वजह है कि आज हर दुनिया के बड़े मुल्क
اور بڑی کمپنی اور بڑے بزنس میں ہر چیز میں قطر کی انویسٹمنٹ لگی ہوئی ہے، چاہے وہ لندن کے بڑے بڑے ہوٹلز ہوں یا آفیسز ہوں یا اپارٹمنٹس ہوں یا امریکہ میں بڑے بڑے آفیسز ہوں یا پھر ملٹی نیشنل جیسے کہ ووکس ویگن، بارکلیز بینک، شیل اینڈ ٹیفینی اینڈ کو، یا پھر روس نیفٹ، یا پھر ایشیا کی سب سے بڑی آئل کمپنی، ان سب میں قطر کی بھاری انویسٹمنٹ ہے۔ لیکن یہ قطر کی ٹوٹل انویسٹمنٹ کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ قطر بلینز آف ڈالرز روڈز، ایئرپورٹس، ریسرچ سینٹرز اور فائنینشیل سینٹرز وغیرہ پہ لگا چکا ہے، جہاں سے اس کو ایک بھاری اور ہیوج اماؤنٹ کی ریونیو جنریٹ ہوتی ہے۔ ایون کہ اگر ابھی ہم دیکھیں جو کہ فیفا ورلڈ کپ جو ہوا تھا، جو کہ دنیا میں سب سے بڑا ایک سپورٹس کا ایونٹ ہے، وہ بھی قطر میں ہی ہوا تھا، کیونکہ ایسے اسٹیٹ آف دی آرٹ اسٹیڈیم صرف قطر کے پاس ہی ہیں۔ ان ساری انویسٹمنٹس کا مقصد یہی ہے کہ آئل اور گیس کے الٹرنیٹس انکم سورسز کریٹ کرنا۔ قطر کی آبادی کا 60% ساؤتھ ایشینز ہیں، جس میں بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان اور ایجپٹ کنٹری سے لوگ شامل ہیں۔ اپنے ملک سے دور یہ لوگ یہاں پر محنت مزدوری کرنے کے لیے آتے ہیں اور خواب دیکھتے ہیں کہ کب ان کے ملک اتنی ترقی کریں گے کہ انہیں 7 سمندر پار کام کے لیے اور محنت کرنے کے لیے نہ آنا پڑے۔ ہر وقت سوشل میڈیا پہ لڑنے والے یہ لوگ باہر کنٹریز پہ مل جل کے بھائیوں کی طرح رہتے ہیں، ایک دوسرے کا دکھ بانٹتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ قطر کے بادشاہ نے جتنا بھی پیسہ کمایا سب کا سب ملک کے ترقی یافتہ کاموں کے لیے لگا دیا، لوگوں کو پکے گھر، پکی سڑکیں، کھانے کے لیے اچھی اشیاء فراہم کی۔ اور ناظرین، آنے والے دور میں زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کہ پیٹرول ختم ہو جائے گا، گاڑیاں بجلی پہ چلیں گی اور پیٹرول کی ڈیمانڈ کم سے کم ہوتی جائے گی۔ اس ساری سچویشن میں باقی عرب ممالک کو چھوڑیں، قطر کو اگر دیکھا جائے تو قطر کے پاس گیس ہے اور گیس کا کوئی حل نہیں ہے، گیس تو چاہیے ہی چاہیے۔ تو آنے والے فیوچر میں قطر گیس کی وجہ سے کافی زیادہ اوپر جائے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری قطر کے اوپر ایک انٹرسٹنگ ویڈیو۔ تو ناظرین، ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو کائنڈلی لائک کر دیں ویڈیو کو اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ہم لوگ اور ایسی مزے کی ویڈیوز آپ کے لیے لے کے آئیں گے۔ اللہ حافظ۔